Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जी हाँ, हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है वो स्टडी कर लिया है, चार्ज क्या होता है वो हमें पता है, लेकिन बेसिकली चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 5 मैं अभी बता रहा हूं और उसके बाद आगे की वीडियोस में और अगली प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी है स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां बात आती है कि 9th स्टैंडर्ड की तरह नहीं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये नहीं बोलना चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड। पूरी लाइन क्या बनेगी, अब आप लिखेंगे, अब आप कॉपी पेंसिल लेके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन ऐड algebraically and represent excess और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप आराम से लिख लेंगे। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन ऐड algebraically and represent excess एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बॉडी है, इधर की तरफ फोर्स लग रही है मान लीजिए 5 न्यूटन और इधर की तरफ लग रही है 6 न्यूटन। तो इस पॉइंट पे ओवरऑल फोर्स क्या लगेगी, वो इस तरीके से लगेगी और फॉर्मूला आ जाता है √a² + b² + 2ab cos theta, where theta is the angle formed between these two vectors। अब ये फॉर्मूला बेसिकली वेक्टर एडिशंस पे, वेक्टर क्वांटिटीज पे लगता है, लेकिन चार्ज क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो मान लीजिए एक बॉडी है, उस पे 2 कूलम चार्ज, 5 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज -3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज इस बॉडी का जो होगा वो अलजेब्रिकली नॉर्मल मैथ्स की तरह ऐड आउट होगा और कितना बनेगा, Q = +2 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम +-3 माइक्रोकूलम और ओवरऑल चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 5 + 2 7 -3 4 माइक्रोकूलम। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो नॉर्मल वेक्टर एडिशन ना होके नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन होना है इसके अंदर। दैट इज व्हाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस और डेफिशिएंसी वाली बात, इसलिए। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेरिवेशन, हम चार्ज की वैल्यू को बनाते हैं। ये एसआई की तरह नहीं है, एसआई यूनिट्स की तरह डायरेक्ट नहीं है। चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं, जैसे हम लोग करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, I = Q/T, I = Q/T। तो चार्ज का यहां से क्या फॉर्मूला आ गया, Q = I × T। तो चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर आपको डायमेंशन पता करनी है चार्ज की तो क्या होगी, करंट की डायमेंशन A और टाइम की क्या हो जाएगी T। तो m0 L0 AT, डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 L0 AT या फिर डायरेक्ट AT, एम्पियर और टाइम का T। तो चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन AT। इसके अलावा और यूनिट्स क्या हो सकती हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इसकी यूनिट्स बताइए, चार्ज की यूनिट्स बताते हैं। तो एक तो डिराइव्ड यूनिट क्या बन जाएगी, करंट। अब जैसे ये करंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो एक यूनिट तो बन जाएगी क्या, डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकंड। एक यूनिट तो क्या हो गई, एम्पियर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जो आपको पता होना चाहिए, दूसरी यूनिट ऐसा यूनिट कूलम। दूसरी यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम। ओके, तीसरी बात जो आपको याद होनी चाहिए वो याद कर लेना, बड़े ध्यान से देख लेना। तीसरी फैराडे, तीसरी यूनिट फैराडे। दिस
इज द, ये बुक्स में भी नहीं मिलता, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट अगर कोई है तो वो क्या है, फैराडे। और ध्यान देना, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोई और पॉइंट, कोई और यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट स्टैट कूलम। यह भी आपको ध्यान देना है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्टैट कूलम। इसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। ध्यान रखना, फैराडे से ज्यादा क्या फेमस है, फ्रैंकलिन। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट स्टैट कूलम, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रैंकलिन। यह भी आपको पता नहीं चाहिए। अब 1 कूलम, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं आप डायरेक्ट याद कर लेना, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 1 लिख देता हूं, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन। और एक और आ जाता है, इसी को और बोल देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर इसको स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, ESU। तो 1 कूलम में 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन या ESU। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और यूनिट बता देता हूं, 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 EMU। यह भी आपको पता होना चाहिए। 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए। एम्स में एक बार रेशो आ गई थी 1 ESU/EMU, इसकी रेशो आपको बतानी थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला एम्पियर सेकंड, दूसरा कूलम ऐसा यूनिट, फैराडे लार्जेस्ट यूनिट, और 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ध्यान देना। चौथी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, इसका दूसरा नाम स्टैट कूलम, तीसरा नाम ESU। और 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, ESU, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1 कूलम इक्वल्स टू EMU, 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये आपकी सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल। याद रखना, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। वेन एवर अ चार्ज बॉडी, मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, वेन एवर अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, मैंने एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में ले आया, तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। वेन एवर अ चार्ज बॉडी इज पुट in contact with an uncharged body, uncharged body get charge due to, reason क्या है, due to ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कॉज, तो आप कॉज क्या बोलोगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस ही फिनोमिना का एक नाम होता है क्या, कंडक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कंडक्शन। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि चार्जिंग के तरीके बताओ, चार्ज करने के तरीके, तो उसके अंदर एक तो हो सकता है फ्रिक्शन, रबिंग, दूसरा मेथड हो सकता है कंडक्शन, टच, और तीसरा मेथड हो सकता है इंडक्शन। रबिंग, कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन हम आगे आपको अगली वीडियोस में बता देंगे। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, चार्ज ट्रांसफर till both the body acquire same potential। चार्ज
ट्रांसफर टिल बोथ द बॉडी एक्वायर्ड सेम पोटेंशियल। याद रखना, आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये इसमें ट्रांसफर होता रहेगा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, होता रहेगा। कब तक जब तक इन दोनों बॉडीज का क्या ना सेम हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और हमेशा याद रखना, जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा चार्ज ट्रांसफर होना हायर इस फर्स्ट बॉडी से दूसरी बॉडी में बंद हो जाएगा। चलिए अब यहां से कुछ और बातें शुरू करते हैं। अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कोई भी बॉडी है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर कोई बॉडी के अंदर मास ही नहीं है, कोई मास वाली बॉडी नहीं है, तो उसमें चार्ज नहीं होगा। पर हाँ, उल्टा हो सकता है। इफ अ बॉडी हैज मास, जैसे ये मार्कर है, इसका मास होगा। इफ अ बॉडी हैज मास, इट कैन, उसके अंदर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज अनचार्ज्ड, इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये देखो, मैंने रब कर दिया, दिस मार्कर हैज चार्ज। तो अगर किसी बॉडी में मास है तो उसमें चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। बट हमारा चार्ज जो है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चलिए ये पॉइंट समझ आ गया, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। पर बच्चे आपको क्या लगता है, क्वेश्चन आपको ये आएगा एग्जाम में, चार्ज कैन नॉट, आपको क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां से क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा वो कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन आपको आ जाएगा, डू photons have charge? Do photons have charge? तो आंसर होगा इसका नो। फोटोन, मैंने प्रोटॉन नहीं बोला, फोटोन्स। तो आपने क्या बोलना है, photons do not have any charge. Photons do not have any charge as they do not have rest mass. उसका कोई मास नहीं होता। Photons do not have any charge as they do not have any mass. ये इसका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। कोई और बात इसके अंदर आ सकती हो, आपको एक और बात आपको पता होनी चाहिए, इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंज। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास बदल जाता है। बड़ी जबरदस्त बात है, यह भी पता होना चाहिए। अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो उसका मास बदल रहा है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, चार्ज मिल रहा है, और अभी अभी मैंने बताया चार्ज मिला तो उसके अंदर मास तो होगा। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज मिल रहा है तो उसका मास बढ़ जाएगा, नेग्लिजिबल सा मास आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का बहुत थोड़ा सा मास आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मास बढ़ रहा है। यानी इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंज व्हेन इट अचीव, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अगर उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसका मास बढ़ जाएगा। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो उसका मास कम हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको इसी के अंदर पता होना चाहिए, सारी बातें। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से, क्योंकि 12th क्लास के पहले न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं। Q इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है इसका, टोटल चार्ज, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, टोटल चार्ज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगा कि यहां उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं पूरा का पूरा पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। पूरा इससे पहले की जो वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं, इसी वीडियो से पहले की जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाया है अलग से। और उसके बाद बेटा
5-6 वीडियो बनाई हैं इसी के न्यूमेरिकल्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस बार 12th क्लास का एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हो या हेल्पिंग बुक्स का हो, मैं इसी चैनल पे आपको करवाऊंगा।